अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे इस सेशन का हमने थीम रखा है हाउ टू प्लान योर 2025। जो नया साल हमारी ज़िंदगी में आया है, उसको हम कैसे अच्छे से प्लान करेंगे और 1 साल में हम कैसे 5 साल की ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी कि हम 1 साल में 5 सालों का काम और 5 सालों की जो बेनिफिट्स है, वो कैसे ले सकते हैं। इस पूरे साल को, एक-एक दिन को हम कैसे कीमती बना सकते हैं। तो आज हम इसी के मुताबिक कुछ स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करेंगे, कुछ प्लान्स डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी के 7 एस्पेक्ट्स हैं, मेजर एस्पेक्ट्स। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 7 मेन एस्पेक्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी के। अगर हम इसको ऐसे भी समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी के 7 दरख्त हैं, 7 ट्रीज़। देयर आर 7 ट्रीज़ ऑफ लाइफ, 7 एरियाज़ ऑफ लाइफ भी इन्हें कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन 7 हमारी ज़िंदगी के एरियाज़ को या इन 7 ट्रीज़ को हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि इनमें से एक ट्री पर हम मेहनत करते हैं। वी वर्क ऑन वन ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक ट्री है फाइनेंशियल ट्री, कि हम मनी वाइज कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम उस पर मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी हम उस पर मेहनत करेंगे एंड वील बिकम मिलियनेयर्स। हम लाखों में कमाएंगे। लेकिन जो बाकी 6 एरियाज ऑफ लाइफ है, 6 ट्रीज ऑफ लाइफ है, उनमें हम जीरो होते हैं। तो ये कोई कामयाबी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा आया एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली, एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंड्स, या जो बाकी एरियाज है जो सफर हो गई इसकी वजह से, तो ये मुकम्मल कामयाबी की बहुत सारे डेफिनेशंस है। तो लेकिन मैंने जो इस तरह कहा कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि किसी एक पर फोकस करने के लिए, और बाकी हम इग्नोर करते हैं। तो एक स्पीकर है, वो कहते हैं कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाउ लॉन्ग यू लिव, यू आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ हाउ इफेक्टिव यू लिव। कि आप 60 साल, 70, एक सेंचुरी आप स्कोर करोगे, 100 साल तक जियोगे, ये मायने नहीं रखता है। इट्स इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हाउ इफेक्टिव यू लिव। आप अपनी जिंदगी में कितने इफेक्टिव रहेंगे, ये मैटर करता है। वो कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ योर लाइफ इज नॉट इन इट्स ड्यूरेशन, बट द वैल्यू ऑफ योर लाइफ इज इन इट्स डोनेशन। कि जो जिंदगी का वैल्यू है, जिंदगी की असली कीमत है, वो इसके ड्यूरेशन में नहीं है कि आपने कितने साल जिंदगी जी, आप कितने साल इस धरती पे रहे, इस पे नहीं है कि आपने पे बैक कितना किया, आपने कितने को फायदा पहुंचाया, आपने यहाँ कौन कौन से काम किए, इस पे जो है ये डिपेंड करता है। इसी तरह वो कहते हैं कि many people who impacted the world didn't live long। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तारीख में, ज्यादा देर तक जमीन पर नहीं रहे, लेकिन कुछ ही अरसों में उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। मार्टिन लूथर है, जॉन एफ कैनेडी है, हमारे खुद की प्रॉफिट है, 63 इयर्स, लेकिन पूरी सरजमीन अरब की और पूरी दुनिया की काया पलट दी उन्होंने। 200 साल तक नहीं रहे, 1000 साल तक नहीं रहे, बस कुछ ही डेकेड्स तक रहे, लेकिन उनने ऐसे जी कर दिखाया कि सदी तक उनका नाम रहेगा, बल्कि कयामत के बाद भी उनका नाम रहेगा। ऐसे जी कर दिखाया। They lived so effectively that we cannot erase their name from the history। उन्होंने ऐसे शानदार तरीके से जी कर दिखाया, ऐसे उन्होंने अपने वक्त का फायदा उठाया कि अगर हम चाहेंगे भी तब भी हम उनके नामों को तारीख से मिटा नहीं सकते। So what do we have to do with 100 years of life and not be effective? 100 साल की जिंदगी मुझे मिलेगी, मुझे उसका क्या करना है अगर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे। अगर मेरी जिंदगी वाकई में जिंदगी नहीं रही, फिर मुझे 1000 साल भी मिले तो वो भी काफी
नहीं है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो हमें पूरे साल फायदा देंगी और जिससे हमारा जो ये 2025 है ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आज हम प्लान करेंगे कि हम किस तरह इस साल के एंड पे किस तरह हम इंशाल्लाह मैसिव रिजल्ट्स पाएंगे, कि हम इस पूरे साल मेहनत करेंगे प्लानिंग वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज, और इस साल के एंड पर जब हम देखेंगे तो हमारे सामने इंशाल्लाह बहुत बड़ी एक फसल होगी, हमारा हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो एक बात बहुत जरूरी है जो हमें समझनी है कि आजकल की जिंदगी में एक बहुत बड़ा इश्यू है, अगर मैं इसको जंग कहूं तो जंग भी है। इट्स वी कॉल इट वॉर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कि आजकल की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। फोकस्ड रहना, अटेंटिव रहना, अपने गोल की तरफ बिल्कुल फोकस्ड रहना ये बहुत मुश्किल बन गया है। अच्छा, वजह क्या है इसकी? बहुत सारी वजूहत है। सोशल मीडिया कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर आप देखेंगे ना, जो एवरेज इंडियन है ना, एवरेज इंडियन वो 7.3 आवर्स तक फोन यूज करता है, और ये रिसर्च में आया है। ये थोड़ा वेरी भी कर सकता है। और कश्मीर में पेरेंट्स कहते हैं कि 62.9% पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे फोन के साथ एडिक्टेड है। 62.9 ये डेटा आया है। तो इतनी जबरदस्त आज डिस्ट्रैक्शन जो है ना हमारी जिंदगी में है। और इसीलिए इससे पहले कि मैं इन 7 ट्रीज ऑफ लाइफ को डिस्कस करूं, तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि 95% जो न्यू ईयर को प्लान करते हैं, रेजोल्यूशन सेट करते हैं न्यू ईयर के, कि इस साल मैं ये करूंगा, ये किताब पढ़ूंगा, ये कोर्स करूंगा, ये स्किल सीखूंगा, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा आएगा, सेविंग्स इतनी होंगी। तो 95% 15 जनवरी तक लगातार ये चीजें करते रहते हैं, अपनी रूटीन को फॉलो करते रहते हैं, एज पर द रेजोल्यूशंस, एज पर द प्लानिंग्स, वो करते रहते हैं 15 जन तक। 15 जन के बाद सिर्फ 5% रह जाते हैं। इसलिए इस वक्त तो आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी, हाँ, थोड़ी बहुत आपको प्रोवोकेशन मिल जाएगी, लेकिन ये एनर्जी थ्रू आउट द ईयर कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। देखिए, दो इंसेक्ट्स है, 2 इंसेक्ट्स, एक है हाउस फ्लाई, मक्खी, मुच, एक है वो बी, हनी बी। दोनों सेम साइज के हैं, तकरीबन मोर और लेस सेम साइज के हैं। लेकिन जो हाउस फ्लाई है ना, इसको क्या बोलते हैं? मक्खी। मक्खी का पूरा जो सफर इसकी जिंदगी में रहता है, इसकी उम्र होती है 15 to 30 डेज, इसका लाइफ स्पैन 15 to 30 डेज। तो इन 15 से 30 दिनों तक ये मक्खी जो है ना, ये क्या करती रहती है? इट कीप्स स्वेलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट कीप्स हॉपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे बैठी, उठी, दूसरी जगह बैठी, तो ये बस यही सर्कल्स करती रहती है। और उसकी पूरी जर्नी जिंदगी की ये कितनी होती है? इट्स जस्ट 1 to 3 किलोमीटर्स, 1 से 3 किलोमीटर ये पूरी अपनी जिंदगी की जर्नी करती है। इसका सफर इतना ही होता है। लेकिन इसके बरक्स जो हनी बी होती है ना, वो भी ज्यादा देर तक नहीं जीती है। लेकिन जो हनी बी है वो बहुत डेडिकेटेड होती है, उसकी लाइफ का एक पर्पस होता है, और वो क्या होता है? हनी प्रोड्यूस करना, नेक्टर प्रोड्यूस करना। और वो बहुत बेनिफिशियल होता है। वो कंटिन्यूअसली लर्न करती है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती है, और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती है। तो हमारी जिंदगी एक मक्खी की तरह नहीं गुजरनी चाहिए। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि जो हम 2024 में थे ना, मैं वही तनवीर 2025 में न रहूं। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी है, इसके लिए हमें वर्कआउट करना है। बात आ रही है समझ? देखिए, बार बार मैं बच्चों से कहता हूं कि हमारी मिसाल उस कोलू की बेल की जैसी है। कोलू का बेल, तिलविंदान बना चीज, तिलविंदान। वो सुबह जहां से सफर स्टार्ट करता है ना, वो खींचता है ना उस पोल को, ऐसे वो खींचता है, फिर वो रोटेट होता है, पश्चिमा पीसते क्या, फिर उसे तेल निकलता है, मस्टर्ड, हाँ, मस्टर्ड ऑयल निकलता है। तो जिस पॉइंट पे वो आसिफ
जिस पॉइंट पे वो सुबह करता है ना स्टार्ट, वहीं पे शाम को पहुंच जाता है, उसकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, कोई ग्रोथ नहीं होती है, बिकॉज ही इज कॉट इन अ नेवर एंडिंग सर्कल, जिसको हम लूप बोलते हैं। तो वो इस लूप में, वो इस नेवर एंडिंग सर्कल में, वो इसी ऑर्बिट में वो सर्कल करता रहता है, सर्कल करता रहता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो हमें कोलू का बेल नहीं बनना। इसी तरह वासिफ अली वासिफ अलैहिर्रहमा एक बहुत बड़े बुजुर्ग और फिलोसफर गुजरे हैं, उनका कौल है कि गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को आती है। अगर मेरे पास सोने की इंक होगी ना, मैं लिखूंगा ऐसे सोने की इंक से, वो लटका दूंगा कहीं पे ताकि मुझे नजर पड़े बार बार। गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को आती है। और वो कहते हैं कि बेदारी आंख की बेदारी नहीं होती है, बेदारी आंख की बेदारी नहीं होती है, बेदारी असल अंदर की बेदारी होती है। बेदारी असल में अंदर की, इससे पहले कि हमारी ये आंखें बंद होने को आए, इससे पहले ही हमें जागना है, इससे पहले ही हमें अपने आप पे काम करना है, ताकि जो ये लिमिटेड टाइम है इसको वी हैव टू सी द डे, हमें कार्पे डियम को फॉलो करके वी हैव टू सी द डे। अब हम 7 ट्रीज ऑफ लाइफ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन देखिए इसकी सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 एरियाज ऑफ लाइफ क्या है, 7 ट्रीज ऑफ लाइफ क्या है, लेकिन इसकी सीक्वेंस ये फिक्स्ड नहीं है। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पे कुछ रखूंगा, नंबर 2 पे कुछ, नंबर 3 पे कुछ, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको सीक्वेंस में डाल सकते हो। जो एरिया आपको लगता है कि वीक है आपकी लाइफ का, वो आप पहले रखें ताकि उस पर आप काम, जो मोस्ट अर्जेंट चीज है ना, मोस्ट अर्जेंट जिस पे आप काम करना चाहते हो, वो आप प्रायोरिटी पे रखें। तो पहला एरिया इसका, पहला ट्री हम जो कहेंगे वो है, पहले ट्री में आता है प्रोफेशनल लाइफ। क्या आता है? प्रोफेशनल लाइफ, ये आप लिखिए, प्रोफेशनल लाइफ। इसी तरह दूसरा ट्री है फैमिली लाइफ, इसमें आपके फ्रेंड्स भी आएंगे, इसमें और कुछ लोग आएंगे, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह उसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, और थर्ड इज फाइनेंशियल एरिया, अब हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्री। फोर्थ इज हेल्थ ट्री या हेल्थ एरिया, एंड फिफ्थ इज स्पिरिचुअल ट्री, स्पिरिचुअल ट्री या हम बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह कितने हो गए? 5 हो गए। सिक्स्थ हमारा रहेगा लर्निंग एंड स्किल्स, लर्निंग एंड स्किल्स ट्री। इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ आएगी कि मैं अपनी जात की के एतबार से कितना ग्रो कर रहा हूं, मुझमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे। और लास्ट इसमें रहेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन सर्विस का ट्री, ट्री ऑफ सर्विस, या हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन ट्री, कंट्रीब्यूशन एरिया कि हम पे बैक कितना करते हैं, ये इसमें आएगा। अच्छा देखिए, मैंने कहा आपको कि जो हमारी लाइफ की सक्सेस है वो डिपेंड करती है इन 7 ट्रीज पे। 7 ट्रीज अगर हरे भरे होंगे ना, सरसब्ज शादाब होंगे, इनसे कुछ फायदे मिलेंगे हमें। सबसे बड़ा फायदा फ्रूट्स मिलेंगे, यानी कि बेनिफिट मिलेंगे, हमारी लाइफ में बहुत फायदा होगा। हेल्थ का ट्री अच्छा होगा तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उसके। इसी तरह दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा? शेड मिलेगा। फ्रूट्स वो टेंजिबल है, लेकिन शेड क्या है? इनटेंजिबल है, वो आप तो हाथ में नहीं ले सकते हो। इसी तरह बहुत बाकी भी इसकी जो है फायदे, लाइक किसी को शेल्टर मिलेगा इसी से, और हमें ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा इसका यही बेनिफिट है, आपको शेड मिलेगा और आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और जो ये 7 एरियाज ऑफ लाइफ है या 7 ट्रीज ऑफ लाइफ है, ये बेस्ड है रिलीजियस फिलॉसफी पे। हमारा मजहब भी यही चाहता है कि हमारी जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल कामयाब कामरान हो। हम मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। तो हसना मींस बेहतरीन जिंदगी। तो पहला ट्री हम लेते हैं फाइनेंशियल ट्री, फर्स्ट हम लेते हैं फाइनेंशियल ट्री। तो इसको फाइनेंशियल फ्रीडम भी कह सकते हैं कि हम मनी मैग्नेट कैसे बने, मनी को हम कैसे अट्रैक्ट करें अपनी जिंदगी में, हाउ टू अट्रैक्ट मनी इनटू आवर लाइफ, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला ट्री है, तो आप अपनी सीक्वेंस के हिसाब से रखेंगे, मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो ठीक है,
फाइनेंशियल ट्री से हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ डेट फ्री रहे, कर्जा हमारी लाइफ में नहीं रहे, और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारे खर्चे हैं, वो तो पूरे हो जाएं। उसके अलावा भी हमें कुछ सेविंग करनी है साल में। सेविंग चाहे 100 रुपए की ही हो, 1000 की ही हो, लेकिन वी हैव टू सेव मनी। हमारी सेविंग में कुछ रहना चाहिए, और वो किस लिए जरूरत पड़ती है? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में ये चीजें जरूरत पड़ती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में ये चीजें आपको जरूरत पड़ती है, ये मनी आपको वहां पे जरूरत पड़ेगा। इसलिए वी मस्ट हैव सफिशिएंट वेल्थ, हमारे पास सफिशिएंट वेल्थ होना चाहिए, और हमारा इनकम भी बढ़ना चाहिए। इस तरह हमें अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। तो आपको ये पहले से ही गोल सेट करना है बिगिनिंग में ही, कि इस साल के एंड पे मेरी सेविंग्स में कितना अमाउंट होगा। जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं, SMART, स्मार्ट। तो S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। जो आपका गोल होगा ना, कोई भी गोल, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो प्रोफेशनल गोल हो, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको नहीं बोलना है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको आप में क्लियरिटी नहीं है। बहुत सारा मतलब क्लियरिटी नहीं है। जब तक ना आपके गोल्स में क्लियरिटी नहीं होगी, आप गोल को अचीव नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी, लेकिन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, हाउ मच डू यू वांट टू सेव? 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, कितना आपको सेव करना है, ये आपको लिखना है नंबर, बिल्कुल स्पेसिफिक नंबर। अब अच्छा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग हम क्यों नहीं मनी ग्रो कर पाते हैं? व्हाई डोंट पीपल अर्न सफिशिएंट मनी? ये बड़ा क्वेश्चन है। मेहनत तो बहुत करते हैं, कमाते क्यों नहीं है ज्यादा? सेविंग्स क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, इसके मुतालिक मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एक बात समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा इसका क्रक्स समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो है यहाँ पे है ना, मेमेंटो है, शीशा है, यहाँ पे स्विच है, बुक्स है, चेयर है, फ्लास्क है, पेपर है, केटल है, कप है, बिस्किट्स है, हमारे कपड़े हैं। जो भी चीज नजर आ रही है, पहले ये कहाँ थी? ये चीजें, इनका ओरिजिन क्या था? ह्यूमन माइंड। पहले कहां पे बनी? पहले ये यहाँ पे बनी, फिर ये किसी कारखाने में बनी। ये बात समझने की है। पहले जब कोई भी चीज बनती है ना, पहले वो यहाँ बनती है, दिमाग में बनती है, उसके बाद वो किसी फैक्ट्री में बनती है। तो एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट फर्स्ट। हर कोई चीज, एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट फर्स्ट। और ये थॉट क्या करता है? एंड देन दिस थॉट गेट्स रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, रिपीट क्यों होता है? बिकॉज समटाइम्स वी डाउट कि मुझे इतना सेव करना होगा कि नहीं होगा, इतना पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो वी आर कंटिन्यूअसली बैटलिंग विद आवर थॉट्स। डाउट्स के साथ हम बैटल करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस थॉट को रिपीट करते रहते हैं, एंड देन a day comes when this thought turns into our belief। जब ये थॉट यकीन में तब्दील हो जाता है, and after some time this belief turns into our attitude, this becomes our attitude। ये हमारा रवैया बन जाता है। हम ऐसे ही फिर जिंदगी गुजारते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं चीजों को, and then this belief turns into a massive result। इस belief से क्या इस attitude के से क्या निकलता है? इसी attitude से फिर रिजल्ट निकलता है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ और हो। तो हर कोई चीज पहले इट्स अ थॉट, देन थॉट्स गेट्स रिपीटेड, एंड देन तीसरी चीज दिस रेपिटेशन ऑफ थॉट टर्न्स इनटू बिलीफ, एंड देन बिलीफ टर्न्स इनटू एटीट्यूड। एटीट्यूड से क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है। तो थॉट, रेपिटेशन, बिलीफ, एटीट्यूड एंड रिजल्ट। अब हम देखें, कोई भी चीज आप देखें, कंप्यूटर जब बना तो पहले इंसान के दिमाग में बना। अच्छा, राइट ब्रदर्स, उनकी मिसाल लें। राइट ब्रदर्स थे 1900 में अमेरिका में। राइट ब्रदर्स 2 साइकिल मैकेनिक्स थे। उनके जहन में थॉट आया कि वी हैव टू इन्वेंट अ फ्लाइंग मशीन। तो ये थॉट ही था, लेकिन थॉट गॉट रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, और वो रेपिटेशन वो बिलीफ में चेंज हो गई। वो इतना पुख्ता बिलीफ बन गया कि हड्डियां भी टूट गई, तब भी नहीं टूटा, ख्वाब नहीं टूटा, बिलीफ नहीं टूटा। यकीन था, वो यकीन आ गया था, हड्डियां टूट गई, नुकसान हो गया,
बहुत सारी परेशानियां हो गई लेकिन छोड़ा नहीं, और वही बिलीफ उनका एटीट्यूड बन गया। उस एटीट्यूड से रिजल्ट निकला फ्लाइंग मशीन। 1902 में पहली फ्लाइट उन्होंने ली, और वो 8 या 12 सेकंड की फ्लाइट थी। अच्छा, उसी अमेरिका में दूसरी साइड पे एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, और वो हार्वर्ड में पढ़ाता था। ही वाज अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उसका नाम था सैम्यूल लैंगली। सैम्यूल लैंगली नाम था, और उसकी टीम में उसको गवर्नमेंट ने फंड किया कि आप फ्लाइंग मशीन बनाओ। वो दो साइकिल मैकेनिक थे, मतलब साइकिल खार। प्रोफेशनल नॉलेज नहीं, ना ये कॉलेज गए थे ना यूनिवर्सिटी गए थे, कोई डिग्री नहीं उनके पास, कोई लेबोरेटरी नहीं है, लैब कुछ नहीं उनके पास, कोई नहीं जो है वो क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास। लेकिन सैम्यूल लैंगली के पास अपनी टीम, गवर्नमेंट ग्रांट्स थी उनके पास, फंड किया गवर्नमेंट ने $50,000। उस जमाने में कितना फंड मिला उसको, पैसों में उन्होंने डुबो दिया उसको, लेकिन बोला कि जितना चाहिए ना ले लो, लेकिन फ्लाइंग मशीन बनाओ, अमेरिका को आगे जाना है। अच्छा, और उसकी टीम में साइंटिस्ट से, जिस तरह अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, वो उसकी टीम में था। कितना बड़ा साइंटिस्ट, पता नहीं कितनी हजार उन्होंने इन्वेंशन की है। इसी तरह उसकी टीम में कुछ बिलियनियर्स भी थे, टॉप रैंकिंग बिलियनियर्स अपने वक्त के। एंड्रयू कार्नेगी उसकी टीम में था, उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन थॉट आया, थॉट रिपीट हुआ, डाउट हुआ, कंफ्यूजन हुआ, वहीं पे बैठ गए, क्योंकि वो थॉट यकीन में तब्दील, और आगे फिर वो यकीन एटीट्यूड नहीं बन गया, इसीलिए वो नहीं बना पाए। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि लोग इसीलिए पैसा सेव नहीं कर पाते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम पैसे के बारे में सोचते नहीं है। हमें लगता है कि ये गुनाह है पैसे के बारे में सोचना है। इसके बारे में आगे इंशाल्लाह डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, हमारी जिंदगी के दो सर्कल्स है, देयर आर टू सर्कल्स ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक को बोलते हैं द सर्कल ऑफ कंट्रोल, और दूसरा है सर्कल ऑफ डेस्टिनी। एक है सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड इज सर्कल ऑफ डेस्टिनी। सर्कल ऑफ कंट्रोल को आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, और उर्दू में इसको आप बोलोगे इख्तियार का दायरा, और सर्कल ऑफ डेस्टिनी को आप बोलोगे तकदीर का दायरा। देखिए, अब जो सर्कल ऑफ कंट्रोल है ना, इसमें क्या क्या आता है। दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ दैट वी हैव कंट्रोल ऑन। जिस भी एस्पेक्ट पे, जिस भी चीज पे हमारी जिंदगी में हमारा इख्तियार है, कंट्रोल है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ लाइफ। उस सारे को बोलते हैं क्या, सर्कल ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक्शंस, मुझे कौन सी एक्शन करनी है, तो अल्लाह ने मुझे इतनी फ्री विल दी है कि मैंने यहाँ पे, आज हमने यहाँ पे सेशन लगाया, वर्कशॉप हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। आपको अल्लाह ने विल पावर दिया, इतनी फ्रीडम दी है, इतना इख्तियार दिया है कि आप उठे घर से यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, ये एक्शन है हमारी। तो हमारी एक्शंस हमारे इख्तियार में, ये आ गया सर्कल ऑफ कंट्रोल में। इसी तरह हमारे थॉट्स, इंपॉर्टेंट चीज, थॉट्स इतना बड़ा वेपन है हमारा। थॉट बहुत बड़ा वेपन, जिसके थॉट सही हो गए ना, जिसकी ये शान सीधी हो गई, जिसकी ये रे सीधी हो गई ना, जिसकी डायरेक्शन थॉट्स की सीधी हो गई, उसकी जिंदगी बिल्कुल सफल हो गई, कामयाब हो गई। नंबर 3, तो थॉट्स भी हमारे कंट्रोल में है। नंबर 3 और एफर्ट्स भी हमारे कंट्रोल में है। हार्ड वर्क हो, कुछ भी हो, तो ये हमारे कंट्रोल में है। अब यहाँ पे सर्कल ऑफ कंट्रोल की मैसेज क्या है, ये क्या मैसेज देता है हमें। इससे हमें ये सबक मिलता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू इन योर लाइफ और व्हाट यू गेट इन योर लाइफ। आप खुद ही जिम्मेदार हो, जो भी आपको मिलता है लाइफ में, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, चाहे वो आप जाया करते हो या उनको आप कैश इन करते हो, इसके जिम्मेदार तुम भाई खुद ही हो, क्योंकि इसका इख्तियार आपको अल्लाह ने दिया था। तो आपको इसके लिए पकड़ भी होगी। फिर कल अल्लाह ने किसी को इख्तियार दिया था और किसी को एबिलिटी दी थी कि वो बड़ा कुछ कर सकता था, इसके जहन में भी बात डाली थी, फिर भी नहीं किया। नियमत दी थी, लेकिन नियमत का कुफराने नियमत किया, यानी कि नियमत का हक अदा नहीं किया। और हक अदा करना क्या था, उसको इस्तेमाल करना था, ताकि खुद भी फायदा मिले और उनको भी, लेकिन नहीं किया। इसने शुक्र नहीं किया, इसने कुफर किया नियमत का, और अल्लाह ताला इसको पूछेगा। दूसरा है सर्कल ऑफ डेस्टिनी। इसमें देखिए क्या क्या आता है।
सारी वो चीजें आपकी जिंदगी की, इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट आर प्रीडेस्टिन्ड बाय अल्लाह, जो अल्लाह ने पहले से ही तय किए, पहले से ही मुतय्यन किए हैं। प्रीडेस्टिन्ड, जो पहले से ही स्क्रिप्टेड है, उसकी स्क्रिप्ट पहले ही अल्लाह ने लिखी है, आपके और मेरे जीने से पहले वो पहले ही वो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसको आप चेंज नहीं कर सकती हो। इस पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इट हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडरिंग टू द डिवाइन विल, कि हम इन मामलात में छेड़छाड़ नहीं करते, ना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबमिट करना है, सरेंडर करना है और अल्लाह को ट्रस्ट करना है, अल्लाह पे यकीन करना है कि अल्लाह ने जो भी मेरे साथ मामला किया है वो बेहतर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, आपकी बर्थ प्लेस, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, ये इसी में आता है, इसको आप चेंज, ये हो गया तो हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन थोड़ी डाल सकते हो कि मेरा पापा ऐसा होना चाहिए, सलमान खान की तरह दिखना चाहिए, वो वॉन बुफे होना चाहिए, इलॉन मस्क की तरह इली होना चाहिए, नहीं भाई, इस पे आपको कंट्रोल। नेचुरल ऑकरेंसेस, नेचुरल डिजास्टर या कोई चीज खुद हो जाती है एक्सीडेंटली, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह सर्टेन आउटकम्स, कुछ काम आप करते हो, आपके बस में अल्लाह ने बस एफर्ट लिखा है, आपके बस में अल्लाह ने हार्ड वर्क लिखा है, लेकिन आउटकम आपकी बस में नहीं, तो वो छोड़ना है किस पे। तो ये हो गया सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ डेस्टिनी। अब आए बात आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी से जुड़ी हुई है, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल। हमें फोकस किस पे करना है, फोकस हमें करना है कि हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, किस सर्कल को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मेरे कंट्रोल से बाहर क्या है, उस पे फोकस नहीं करना है, उसमें टांग नहीं अड़ानी है। यानी कि जो आपकी सर्कल ऑफ डेस्टिनी में आता है, उस पे आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पैसा बढ़ाना, पैसा कमाना, ये आपकी कंट्रोल में है कि नहीं है, सर्कल ऑफ कंट्रोल में है। इसी के लिए तो मैंने इतना कुछ बांधा ना, ये सारा कुछ सर्कल ऑफ कंट्रोल में। आपके पैसा बढ़ाना, अमीर बनना, ये हमारे लोकस ऑफ कंट्रोल में है, ये हमारे इस दायरे में है। इस पे हम एफर्ट करेंगे, इस पे हम मेहनत करेंगे तो हम पैसा बना सकते हैं। बात आ रही समझ। तो जो भी हमारे जिंदगी में है, इट्स आइदर योर डेस्टिनी और द रिजल्ट ऑफ योर ओन एक्शन। या तो मेरी तकदीर में है या तो मेरी खुद की करतूत है। बात आई समझ, ये बात समझनी है। सो फॉर मोस्ट ऑफ अस द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ वेल्थ लाइज इन द माइंड। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ वेल्थ, दरअसल इसका ताल्लुक हमारे जहन से है। हमारा जहन उस तरह सोचता ही नहीं है जिस तरह सोचना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अब ये मसला है कि दौलत किसे कहेंगे, हम पैसा किसे कहेंगे। देखिए, वेल्थ की बहुत सारी शक्लें हैं। एक तो है मनी, कैश, गोल्ड, ये भी इसकी एक शक्ल है। इज्जत किसी को मिले, ये भी दौलत है। क्या है? ये भी दौलत है। किसी को आराम की जिंदगी मिले, ये भी दौलत है। अच्छे माँ बाप मिले, दौलत है। फ्रेंड्स अच्छे मिले, अच्छे टीचर्स मिले, दौलत है। किसी को अच्छी सोहबत मिले, ये भी दौलत है। किसी को ईमान की दौलत मिले, इससे बड़ी दौलत। तो ये सारी क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्थ, इसको समझना है। अच्छा, लोग फाइनेंशियली ग्रो क्यों नहीं करते हैं हम लोग, इसकी कुछ बुनियादी रीजन से। फॉर एग्जांपल, बचपन से ही हमारी कुछ तरबियत इस तरह हो जाती है कि जिससे हम आगे बढ़कर फिर इस एस्पेक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट फॉल्स बिलीफ्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। कभी कभी जो कुछ मजहबी लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो भी हमें मिसगाइड करते हैं पैसे के मामले में, तो जिससे हम फिर पैसा अपनी जिंदगी में बढ़ाते नहीं है। देखिए, 3 बिलीफ ऐसे हैं because of which we don't become financially stable। 3 beliefs ऐसे हैं, 3 beliefs जो रिस्पॉन्सिबल है इसके। नंबर 1, we hate rich people। बचपन से ही हमारे जहन में ये बात ठोस दी जाती है, हमें ये इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि rich people they are greedy,
दे आर कैलस, दे आर सेल्फिश, और उनके जो मीन्स ऑफ इनकम है ना वो गलत है। ये 10 नंबरी करते हैं, कर्ज बेचते हैं, ये 2 नंबरी करते हैं, डंडी मारते हैं, कहते हैं ना, तो हमें नफरत हो जाती है। इसीलिए फिर हमारे जहन में बैठता है कि अमीर लोग अच्छे नहीं है, अमीर मत बनो। तो पैसा आपने पहले ही नफरत की, आपके थॉट्स वहां गए ही नहीं, आपके जहन में लोचा हो गया, ठीक है। सेकंड, दूसरा बिलीफ, वी थिंक दे आर इविल फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि जो रिच पीपुल है या जो दौलतमंद बनना है ये इविल, ये अच्छा नहीं है। तो ये भी इसका एक रीजन है। और तीसरा इसका रीजन है लैक ऑफ रोल मॉडल्स। तीसरा बिलीफ, लैक ऑफ रोल मॉडल। हमारे सामने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बंदे नहीं होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स नहीं होती है, एग्जाम्पलरी पर्सन्स नहीं होते हैं जिनको हम देखकर हम भी ये डिजायर रखें, ये विश करें कि हमें भी दौलत मिले और हम भी खर्च करें अच्छाई के कामों में। मिसाल के तौर पर हमारे पास रोल मॉडल है अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु। एक रिसर्च हुई पाकिस्तान में, तो वहां पे एक बंदे ने ये रिसर्च की, उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी दौलत थी कि वॉरेन बफे के पास भी आज वो दौलत नहीं है। वॉरेन बफे के पास कितनी दौलत है? 141.6 बिलियन डॉलर्स। वॉरेन बफे के पास 141.6 बिलियन डॉलर्स इसके पास नेटवर्थ है। ये इस साल की है, ये लेटेस्ट डेटा मैंने निकाला है। इससे ज्यादा गलत थी अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास उस जमाने में। अब देखें, और वॉरेन बफे क्या है? 10th नंबर पे है, 10th रैंक है इसकी। जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल है ना, 10th की रैंक है इसकी। तो हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, इनको ना सुना। इसी तरह उस्मान रजी अल्लाह तआला बहुत रिच थे, ठीक है, ताजिर थे, पैसा बहुत था उनके पास, तो अल्लाह के राह में खर्च भी करते थे। तो यही जो फॉल्स बिलीफ्स है ना, दे बिकम आवर मेंटल बैरियर्स। ये एक ब्लॉकेज बनते हैं, बैरियर बनते हैं, एंड दे डिस्करेज अस फ्रॉम परस्यूइंग फाइनेंशियल सक्सेस। यही हमें बैरियर बनते हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि हमें इन सारे एरियाज ऑफ लाइफ में या ट्रीज ऑफ लाइफ में कितने % ग्रोथ चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल बने? ये भी क्वेश्चन है ना। किसी को एग्जाम में पास होना है तो हम कहते हैं 33% लाने हैं या 36% लाने हैं, शुड पास, आप पास हो गए। तो इन एरियाज ऑफ लाइफ में पास होने के लिए 33% नहीं चलेगा, कम से कम 50% आपको होने चाहिए। 50% आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, तब जाके आपकी जो कामयाबी है ना वो शुरू हो जाती है। अब सेकंड ट्री ऑफ लाइफ, पहला हमने डिस्कस किया, पूरा लंबा हो गया। सेकंड ट्री ऑफ लाइफ उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो है ना ये फाइनेंशियल ट्री, इसके लिए अगर आप बुक्स पढ़ोगे, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच। स्पिरिचुअलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा ट्री, सेकंड ट्री ऑफ लाइफ। देखिए, हमें इस साल देखना है कि 2024 में जिस स्पिरिचुअल लेवल पे मैं था, क्या मैं वहीं पे हूं? मुझे कुछ ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअली, और मुझे कहां पहुंचना है, इसका गोल भी सेट करना है, वो भी ऐसे स्पेसिफिक। मेरा कुरान कैसा होना चाहिए, तिलावत कितने मिनट होनी चाहिए, जिक्र अज़कार 5 टाइम्स तो है ही, 5 वक्त की नमाज। बाकी कुर्ब अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक क्या होगा, वो फीलिंग मुझे कभी आई है कि नहीं आई है? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मेरे बंदे वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हूँ, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं है। मुझे कभी एहसास हुआ है अल्लाह मेरी शाहरग से ज्यादा, इसका मतलब भी मुझे नहीं पता है। मैं कितना, वो हम बोलेंगे कि मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि शाहरग से भी ज्यादा करीब हूं। एक तो मुझे इसका एहसास भी नहीं है, और ना मुझे इसका नाम नहीं पता है, ना मुझे कभी फील हुआ कि ये शाहरग से ज्यादा करीब है। इसका मतलब
मैं जितना करीब खुद से हूं ना, उससे ज्यादा करीब मेरा अल्लाह मुझसे है। बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं स्पिरिचुअली बहुत बैकवर्ड हूँ और मुझे ये गोल इस साल सेट करना है। मुझे इस स्पिरिचुअल ट्री में बहुत ग्रो करना है। अल्लाह ताला कुरान में भी हमें फरमाते हैं, हुक्म देते हैं कि स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है। अच्छा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है? बहुत बेसिक्स कॉमन सेंस क्वेश्चंस है। स्पिरिचुअली हम ग्रो कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर हमें सेब खरीदने हो तो हम सेब कहाँ से मिलेगा? सेब वाले के पास। आम खरीदने हो, गोश्त खरीदना हो, दूध खरीदना हो, दूध वाले के पास। अच्छा, तो और ये आलू कहाँ मिलेंगे? अल्लाह कहाँ मिलेगा? अल्लाह वालों के पास। आम वाले के पास, दूध वाले के पास, सेब वालों के पास, अल्लाह भी अल्लाह वालों के पास मिलेगा। और एक अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की कंपेनियनशिप इख्तियार करो, उनकी सोहबत में बैठो। ये हुक्म है अल्लाह ताला का। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बोला कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं आपके बहुत करीब हूँ लेकिन मुझे ये फील नहीं हुआ। ये फील मुझे कौन कराएगा? ये मुझे अल्लाह के जो सिद्दीकीन है, अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह के वली, वो ही मुझे फील कराएंगे। इसी तरह मेरा अल्लाह से ताल्लुक कितना होना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, ये भी तो देखना है ना। पहले तो मैं बेसिक्स पे नहीं आ रहा हूँ, ताल्लुक कितना होना चाहिए, मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, खुद जवाब देते हैं इस बात का कि ए मेरे बंदे, तुम्हें मुझसे कितना ताल्लुक होना चाहिए। कहते हैं वल्लज़ीना आमनू, और जो लोगों ने ईमान कबूल किया, जो लोग ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उनको मेरे साथ शदीद मोहब्बत है। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बट दोज हु बिलीव आर स्ट्रॉन्गर इन लव फॉर अल्लाह, स्ट्रॉन्गर इन लव फॉर अल्लाह। ईमान वालों को अल्लाह से शिद्दत की मोहब्बत होती है। तो ऐसी मोहब्बत ये हमें भी, वी हैड एम फॉर दिस, इस साल हमें इसके लिए भी कुछ तकदो जरूरी करनी है। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे हमें मिलेगा क्या, ये भी हम देखेंगे। नंबर 1 मिलेगा क्या? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आपकी जिंदगी में पीस ज्यादा आएगा, सुकून मिलेगा, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ना कंटेंटमेंट ऑफ हार्ट, कंटेंटमेंट ऑफ हार्ट, इत्मीनान कल्ब मिलेगा आपको। और ये अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान पाक में, अल्लाह ताला खुद फरमाते, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताकीद के लिए ये फरमाते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह का जो लफ्ज है ना, ये ताकीद के लिए आया है। जब हमें किसी को ये यकीन दिलाना हो ना कि कोई बात बिल्कुल यकीन नहीं है, तो उस वक्त बोलते हैं अल्लाह। तो जैसे कि रब्बुल आलमीन हमें ऐसे पुकार के बोल रहे, बंदे कहाँ जा रहे हो? जुए में तुम सुकून ढूंढ रहे हो, शराब में, ड्रग्स में, चरस में, गर्ल्स कॉलेज में, अच्छा गर्ल्स हायर सेकेंडरी के पीछे, बाजार में। अल्लाह नहीं मेरे बंदे, अल्लाह याद रखो, यकीन रखो, बेजिक्रिल्लाह है, मेरी याद में तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारी दिल का चैन मेरी याद में है। नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तुम बुर्ज खलीफा में जाकर बैठो, तुम 5 स्टार में जाकर रह लो, तुम मजे के खाने खाओ, तुम कुछ भी कर लो, ऐश और आराम की जिंदगी गुजारो, लेकिन एक दिन आ जाएगा तुम उबता जाओगे, बोर हो जाओगे, जल्ला शान, इतना बोर हो जाओगे कि फिर तुम्हें कोई राहत का सामान नहीं मिले, कोई चीज तुम्हें सुकून नहीं देगी, बेसुकूनी बढ़ जाएगी और आखिर पे पहुंच जाओगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तो चैन तुम्हें वहीं मिलेगा, मेरे दर पे ही मिलेगा।